स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जनरल एनेस्थीसिया की। अब हम टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया कर लेते हैं। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया एंड इनहेलेशनल एनेस्थीसिया एंड इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। अब हम इनमें ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं। जो इंट्रावीनस एनेस्थीसिया है उसमें फर्दर टू टाइप्स होती हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस। अब इनमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है वो हम देख लेते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स में कौन सी ड्रग है? हेलोथिन, एनफ्लूरेन, मिथॉक्सीफ्लूरेन, डाईइथाइल ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। ये है हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स। अब हम देख लेते हैं गैसेस कौन सी हैं। तो इसमें कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन। ये हैं हमारे पास गैसेस जो कि इनहेलेशनल दी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रावीनस एनेस्थीसिया की। तो इसमें क्या होती है? टू टाइप्स होते हैं इंट्रावीनस के, टू टाइप्स होते हैं। एक होती हैं फास्ट और सेकंड होती हैं स्लो। तो फास्ट में कौन सी ड्रग शामिल होती हैं? फास्ट में कौन सी ड्रग शामिल है हम उनकी बात कर लेते हैं। तो वो है हमारे पास थायोपेंटोन सोडियम। इसके बाद हमारे पास है प्रोपोफोल एंड इटोमिडेट। ये है हमारे पास फास्ट इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स। अब हम बात कर लेते हैं स्लो में कौन कौन सी। स्लो में तीन कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है बेंजोडायजेपिन, सेकंड हमारे पास है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया एंड थर्ड कैटेगरी इज ओपियोइड्स। अब इनमें कौन कौन सी ड्रग शामिल है? तो बेंजोडायजेपिन्स में जैसे आपको ऑलरेडी पता है कौन सी है, डायजेपाम, लोराजेपाम। और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में कौन सी ड्रग शामिल है? कीटामीन। और ओपियोइड्स में कौन सी ड्रग शामिल है? फेंटेनाइल। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। और हम इनके बारे में मज़ीद डिटेल से बात कर लेते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो दो थेरीज थी, एक जो मॉडर्न थेरी है और एक जो प्रीवियस थेरी है। तो प्रीवियस थेरी के लिहाज से क्या है कि प्रीवियस थेरी में जो यूनिटरी थेरी ऑफ एनेस्थीसिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली लिपिड सोल्यूबल है। वो क्या है? हाईली लिपिड सोल्यूबल है। जब वो लिपिड सोल्यूबल हैं तो वो लिपिड को क्रॉस करके कहाँ चली जाती हैं? न्यूरॉन्स में आ जाती हैं। तो जब वो न्यूरॉन्स में आती हैं तो क्या करती हैं? सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती हैं और साथ साथ क्या करती हैं? जो डीपोलराइजेशन उसको भी क्या करती हैं? इनहिबिट कर देती हैं। तो जिस वजह से इनका जो है एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये थी हमारे पास जो प्रीवियस थेरी, यूनिटरी थेरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। इसी के साथ क्या है? मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। व्हाट इज मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन? तो ये टर्म आपको आनी चाहिए। तो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जो सर्जिकल स्टिमुलेशन पर जो क्या करती है 50% ऑफ पॉपुलेशन में, जब सर्जिकल स्टिमुलस दिया जाता है तो जो मूवमेंट्स है उसको क्या करती है? प्रिवेंट कर देती है। मूवमेंट्स को प्रिवेंट कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन दी तो मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब हमने 100 लोगों को एक ही सिमिलर डोज लगाई तो उसमें जो 50% पेशेंट थे वो एनेस्थेटाइज हो गए। मीन्स जब उन्हें सर्जिकल स्टिमुलस दिया गया, मीन्स कोई कट वगैरह लगाया गया तो उनकी जो मसल की मूवमेंट है वो ना हो सकी, मीन्स के वो एनेस्थेटिक्स में आ गए। और जो 50% है उन्हें एनेस्थीसिया नहीं हुआ था।
ये है हमारे पास मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं, और ये थी हमारे पास इनहेलेशनल ड्रग्स के लिए। तो इंट्रावेनस ड्रग्स के लिए क्या है, उसमें भी यही है कि जो 50% ऑफ सब्जेक्ट थे उनमें सर्जिकल इंसिजन पे लॉस ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ये थी हमारे पास इनहेलेशनल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रावेनस एजेंट्स की। तो जब से 100 लोगों में 50 डोज ली गई एनेस्थीसिया की, तो उसमें क्या हुआ, 50% लोगों में क्या हुआ कि जो एनेस्थीसिया है वो प्रोड्यूस हुआ, लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। और 50% थे उनमें एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे। तो ये है हमारे पास मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, मीन्स जिसका जो रिस्पॉन्स है वो 100 में से 50 लोगों पर हुआ। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। तो मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक क्या था कि जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं, डिफरेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं और डिफरेंट रिस्पॉन्स काज करते हैं। तो जो इनकी मेजर साइट्स थी वो क्या क्या हैं, मेजर साइट्स जिन पर जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट करते हैं वो क्या हैं, थैलेमस है, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड हिपोकैम्पस। ये थी उनकी मेजर साइट्स। और उनके मेजर टारगेट्स कौन से हैं, मेजर टारगेट्स, इनके जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं उनके टारगेट्स कौन से हैं कि वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स पर एक्ट करते हैं, लाइगेंड गेटेड नॉट वोल्टेज गेटेड, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स पर वर्क करते हैं। और उसमें से कौन कौन से आयन चैनल्स इंपॉर्टेंट है जिन पर जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट करते हैं, तो सबसे पहले है गैबा रिसेप्टर्स, गैबा रिसेप्टर्स। गैबा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस को, क्लोराइड चैनल्स को ओपन करते हैं और जो क्लोराइड आयंस की मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जो है इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है, इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं। जब इनहिबिटरी रिसेप्टर ज़्यादा होंगे तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। जब डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल नहीं जाएगा, जब एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं जाएगा तो जो मूवमेंट्स हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगी। और गैबा रिसेप्टर पर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, इनमें क्या है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइazepam एंड प्रोपोफोल, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइazepines एंड प्रोपोफोल, ये किस पे एक्ट करती हैं, गैबा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, ग्लाइसिन पर, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। ग्लाइसिन आल्सो ये क्या है, क्लोराइड आयंस को ओपन कर, क्लोराइड आयंस के फ्लो को ज़्यादा कर देता है, क्लोराइड चैनल्स को क्या करेगा, ओपन करेगा। जब क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगे तो ये नेगेटिव आयंस हैं तो ये क्या करेंगे, हाइपर पोलराइजेशन काज कर देंगे, हाइपर पोलराइजेशन। जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो एक्शन पोटेंशियल की जो जनरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोपोगेट नहीं करेगा। जब एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट नहीं करेगा तो कोई भी मूवमेंट्स जो है ब्रेन में हो रही हैं वो नहीं होंगी और एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो जाएगा। और ग्लाइसिन पर कौन कौन सी, ग्लाइसिन के रिसेप्टर पर कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, उनमें हमारे पास हैं बार्बिचुरेट्स एंड प्रोपोफोल, बार्बिचुरेट्स एंड प्रोपोफोल। मीन्स कि ये गैबा रिसेप्टर पर भी एक्ट कर रही थी और ये ग्लाइसिन के रिसेप्टर्स पर भी एक्ट कर रही हैं। इसके अलावा कौन सा रिसेप्टर होता है, NMDA, NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ये कौन किसका रिसेप्टर है, ग्लूटामेट का रिसेप्टर है। और ये क्या है, एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, एक्साइटेटरी। अब इनका काम क्या है, इनको हमने इन्हांस नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी एक्साइटेटरी है, तो हमने इनको क्या करना है, इनहिबिट करना है। जब ये इनहिबिट होंगे तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा। तो इन पर कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, वो है कीटामिन, कीटामिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये थी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। अब हम बात कर लेते हैं इनकी अपटेक एंड एलिमिनेशन पे। तो इनकी जो अपटेक है वो किस पे, अपटेक कहाँ से होगी, इनहेलेशन के बाद ये कहाँ जाएंगी, लंग्स में जाएंगी, लंग्स में क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स की सोल्यूबिलिटी की।
जब वो लंग्स में आ गई हैं तो उनकी सोल्यूबिलिटी कितनी है। अगर जो ड्रग्स ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हैं, ब्लड में जिनकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, तो उनकी जो इंडक्शन है वो कम होगी, इंडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जिनकी सोल्यूबिलिटी कम है उनकी इंडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंडक्शन एंड रिकवरी आल्सो, इंडक्शन एंड रिकवरी। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसे इसकी सोल्यूबिलिटी और इंडक्शन और रिकवरी पे इन्वर्स इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल आप 2 गिलास पानी के लें, एक गिलास में आप शुगर ऐड कर दें, एक गिलास में आप शुगर ऐड कर दें, इसमें हमने शुगर ऐड कर दी और इसमें सैंड ऐड कर दें, और ये बॉटम जो है इसको आप ब्रेन समझ लें। तो जो ड्रग शुगर तो पानी में बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी, तो बॉटम में बहुत कम रह जाएगी, इसके बहुत कम पार्टिकल्स रहेंगे। लेकिन जो सैंड है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगी और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेन में सारे के सारे बॉटम में बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है जो कम सोल्यूबल थी वो ज़्यादा ब्रेन में गई है, और जो ज़्यादा सोल्यूबल थी उसकी इंडक्शन कितनी है, कम है, इसकी इंडक्शन कितनी है, ज़्यादा है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जिन ड्रग्स की, जिन एनेस्थीसिया की सोल्यूबिलिटी ब्लड में ज़्यादा होगी उनकी इंडक्शन और रिकवरी कम होगी, और जिनकी सोल्यूबिलिटी कम होगी उनका इंडक्शन और रिकवरी दोनों ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट की। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड में कंसनट्रेशन कितनी है एनेस्थीसिया की, एनेस्थेटिक ड्रग की, और गैस में कितनी कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग की। तो जब इनकी कंसंट्रेशन ब्लड टू गैस कोएफिशिएंट जो है कम होगा, लोअर ब्लड टू गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, फास्टर इंडक्शन, फास्टर क्या है, इंडक्शन एंड रिकवरी। और इसके एग्जांपल में क्या आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और जिनकी ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट इनका ज़्यादा होगा, इंक्रीज ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट, तो उनकी इंडक्शन क्या होगी, कम होगी, इंडक्शन एंड रिकवरी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसमें कौन सी ड्रग है, हेलोथेन, कौन सी ड्रग है, हेलोथेन। और ये जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं इनकी एलिमिनेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, जो इनका चैनल ऑफ एब्जॉर्प्शन है वही क्या बन जाता है, चैनल ऑफ एलिमिनेशन। मीन्स के लंग्स ही वो चैनल है जहाँ से ये एब्जॉर्ब भी हो रही थी और एलिमिनेट भी हो रही होती हैं। ठीक हो गया, बाकी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।